गाउस का एक अनुप्रयोग हमने पढ़ लिया था, और इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने गाउस का नियम पढ़ लिया था, विद्युत फ्लक्स पढ़ लिए थे। ये कंप्लीट जानकारी हम प्राप्त कर चुके थे। आज का जो अपना टॉपिक है ये है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखो ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी है, लेकिन अगर आप इसके जो पीछे के वीडियो लेक्चर्स हैं अगर आप उनको अच्छे से देखोगे, एक एक वर्ड ध्यान से सुनोगे, तब ये वाला जो वीडियो लेक्चर है ये आपके लिए फायदेमंद होंगे। वरना अगर आप पीछे के वीडियो लेक्चर नहीं देखोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आ सकते, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है, जो इनका पीछे का बेसिस है वो पीछे वीडियो लेक्चर में है, कंप्लीट है। तो अपन खैर इतनी टाइम वेस्टेज न करते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं कि देखो अपरिमित है। अपरिमित का मतलब ये है कि जो उसकी लंबाई चौड़ाई है परत की, वो प्रेक्षक के लिए बहुत ज्यादा बड़ी है। कि अगर जैसे मैं ये कहूं कि जो ये बोर्ड है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे लिए जो बोर्ड है ये इसकी साइज बहुत ज्यादा है, यानी मेरे लिए ये अपरिमित हो चुका है, परिमित नहीं है। फिर कह रहा है कि समरूप आवेशित है, कि उस समरूप यानी एक समान रूप से आवेशित आगे, तो जो एक समान रूप से उसको आवेश डिस्ट्रीब्यूट है, ये नहीं है कि कहीं पर तो आवेश ज्यादा है और कहीं पर कम आवेश है, सब जगह आवेश एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अचालक परत है। अचालक का मतलब जहां पर हम उसको आवेश दे देते हैं वो आवेश वहीं रहता है। अगर ये चालक होता तो वो आवेश मोशन करके और उसकी सरफेस पे आ जाता है, उसके इन साइड में नहीं रहता है। तो अचालक है, हम जहां पर आवेश देंगे वो आवेश वहीं रहेगा। परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां जो देखो जो परत है इस परत को शीट कहते हैं। अब ये जो परत, शीट, प्लेट, पट्टिका, ऐसे वर्ड यूज होते हैं जो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, लेकिन जो अपनी आरबीएससी वाली बुक है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो जो परत है इसको शीट कहा गया है। अगर हम इसको इंग्लिश डिक्शनरी में सर्च करेंगे शीट को, तो हो सकता है कि इसका मीनिंग हमें प्लेट दिख जाए या पट्टिका दिख जाए, अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शीट का मतलब परत है। एक दूसरा इससे जो अगला टॉपिक आएगा वो पट्टिका का आएगा। अब जो पट्टिका है, पट्टिका को प्लेट कहा गया अपनी वाली बुक में। अब परत को सीट और पट्टिका को प्लेट का है। तो जो ये सीट है और जो ये प्लेट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इनमें डिफरेंस सिर्फ मोटाई का होता है। जो सीट होती है इसमें मोटाई नहीं होती, और जो पट्टिका होती है इसमें मोटाई होती है। लंबाई और चौड़ाई परत के पास भी होती है और लंबाई और चौड़ाई पट्टिका के पास भी होती है, लेकिन पट्टिका एक एक्स्ट्रा मोटाई और रखता है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि जो ये परत है इसमें मोटाई नहीं होती। इसमें मोटाई नहीं होती और इसके अंदर मोटाई होती है। बाकी इसका जो कंप्लीट डिस्कशन है वो आगे जब अपन पट्टिका का जो टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर करेंगे। तो सिर्फ अपना जो आज का टॉपिक है वो यही है कि जो एक सीट है उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब यहाँ पर अगर अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए देखें कि जो ये बुक है, इस बुक की लंबाई भी है और चौड़ाई भी दी हुई है। तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और साथ में इसकी कुछ मोटाई भी है। तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ये तीनों ही चीजें रखता है, इसलिए हम इसको पट्टिका मान करके चलेंगे। अगर हम इस बुक के सिंगल पेज की बात करें तो जो इसका सिंगल पेज है ये देखो, इस सिंगल पेज के पास है इसकी चौड़ाई भी है और इसकी लंबाई भी है, लेकिन इस पेज की मोटाई ना के बराबर है, यानी मोटाई है ही नहीं, केवल और केवल यह लंबाई और चौड़ाई रखता है। इसलिए जो सिंगल पेज है इस पेज को या तो परत या सीट नाम देकर के अपन चलेंगे। और जो अपना ये टॉपिक है वो यही है सीट के लिए, कि एक जिसकी मोटाई नहीं है उसको एक समान रूप से आवेश दिया गया है और इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ देखो हम इसको एग्जाम्पल के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारे पास ये गत्ता है और इसकी मोटाई ना के बराबर है, यानी मोटाई नहीं है, और इसको एक समान रूप से आवेश दिया गया है। सब जगह देखो ये जो धनावेश है वो एक समान रूप से है, इसके ऊपर धनावेश है,
इसका मतलब हमने इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए हैं। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाता है, धन आवेश। और इसकी वजह से इससे कुछ डिस्टेंस r पर कोई बिंदु P है और उस बिंदु P पर हमें ये पता करना है कि कितना विद्युत क्षेत्र होगा। फिर से समझो टॉपिक को कि हमारे पास एक परत है या सीट है। सीट को अपन चादर भी कह सकते हैं या चद्दर बोल सकते हैं उसको, कि इस सीट के कारण इससे r दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ पर उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये है अपना टॉपिक। तो अपन यहाँ पर सीट को बनाएं कि ये सीट है और इस सीट पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। ये वाला है। मान लेता हूं कि जो ये सीट है इसके ऊपर जो टोटल आवेश है वो Q है, कि हमने इसको टोटल प्लस Q आवेश दे रखा है और इसका एरिया भी है, इसलिए इसके ऊपर जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, तो जो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है वो मान लेते हैं कि प्लस का सिग्मा है। और जो ये प्लेट है, इस प्लेट का ये जो सेंटर पॉइंट ले लेते हैं कि इस सेंटर पॉइंट O से r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P के ऊपर हमें यह पता करना है कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। कि हमारे पास ये सीट है और इस सीट से r दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हमें गाउस के नियम की हेल्प से निकालना है। अब यहाँ जो अपरिमित लिखा है इसका मतलब ये है कि इस सीट के बहुत पास में है ये बिंदु। अगर सीट के पास में होता है बिंदु बहुत ज्यादा, तो इस बिंदु के लिए यह सीट इन्फिनिटी हो सकती है। इन्फिनिटी यानी अपरिमित लंबाई चौड़ाई और लंबाई और केवल चौड़ाई की है, इसमें मोटाई तो है ही नहीं परत में। अब जो इन्फिनिटी की है, इसलिए इसको हमें शो करने के लिए डैश डैश से शो कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने डैश डैश लाइन शो की है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो आकार या जो इसका साइज है वो अपरिमित है और हम इसको नीचे भी ऐसे डैश डैश से शो कर सकते हैं। और हम इसका नाम रख देते हैं कि ये A B C D समरूप आवेशित अचालक परत है। ये अचालक परत है, इसकी बात हो रही है। अब इसके लिए देखो, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमने पिछली क्लास में 4 स्टेप याद की थी कि हम वो 4 स्टेप अप्लाई करेंगे और 4 स्टेप अप्लाई करने के बाद हमारा लास्ट आंसर जो हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वो मिल जाता है। तो वो स्टेप कौन कौन सी थी? देखो, इसके अंदर पहले तो हमें ये फिक्स करना होता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, कि जो ये बिंदु P है इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो सबसे पहले तो हम विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण, जब हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा पता चल जाता है, उसके बाद हमने नोट किए थे कि जो पहला पॉइंट है वो था गाउसियन पृष्ठ का चयन। गाउसियन पृष्ठ का चयन। और जो अपना दूसरा स्टेप ये था, और गाउसियन पृष्ठ का जो चयन है इसी के अंदर हमने कहा था कि ई व थीटा को प्रदर्शित करना, कि ए और थीटा है उनको सरफेस के ऊपर हम शो कर देंगे कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और थीटा कितना बन रहा है, वो सब हम इसकी गाउसियन पृष्ठ के ऊपर दिखा देंगे। दूसरा स्टेप हमारा ये था कि गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालना।
गाउसियन पृष्ठ को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, गाउसियन सरफेस जीएस। तो जीएस से संबद्ध, संबद्ध का मतलब इससे जुड़ा हुआ, लिंक्ड विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स था ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। और जो हमारी तीसरी स्टेप थी वो ये थी कि जो गाउसियन सरफेस है इसमें कितना आवेश परिबद्ध है। तो गाउसियन सरफेस में परिबद्ध आवेश, परिबद्ध का मतलब है कि जो गाउसियन सरफेस हम ले रहे हैं उसके आयतन में कितना आवेश है, यानी उसके अंदर कितना आवेश परिबद्ध हो रहा है, यानी बाउंडेड है उसके अंदर। सरफेस वाला नहीं लेना है, हमें आवेश उसके इनसाइड का लेना है। तो गाउसियन सरफेस में परिबद्ध आवेश, और उसको हमने समेशन क्यू से डिनोट किया था कि इसकी वैल्यू निकालेंगे। और जो फोर्थ स्टेप थी वो ये थी कि गाउस थ्योरम है उसको अप्लाई कर देंगे। और गाउस थ्योरम क्या थी, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये गाउसियन थ्योरम अप्लाई कर देंगे, और गाउसियन थ्योरम के अंदर ये सारी वैल्यू रख देंगे। ई डॉट डीएस की वैल्यू तो यहां से रख देंगे और समेशन क्यू की वैल्यू यहां से रख देंगे, और जो हमें लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो यहां से हमें मिल जाएगा। तो हमें ये 4 स्टेप याद रखनी है, और 4 स्टेप से पहले हमें ये पता करना होगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। अगर हमें ये वाला पता है तो हम आसानी से प्रॉब्लम से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, पहले तो हम ये पता करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसके सेंटर पॉइंट से हम ऊपर y, यहां से y डिस्टेंस पर एक अल्पांश ले लेते हैं, और उस अल्पांश क्षेत्रफल को मैं बोलता हूं ds। अगर कंप्लीट पे चार्ज q है तो किसी छोटे से अल्पांश पर जो आवेश होगा उसको हम क्या कह देते हैं, dq। और ये हम छोटा सा अल्पांश ds यहां से y डिस्टेंस के ऊपर लेते हैं। एक हम दूसरा अल्पांश और लेते हैं, वो जस्ट इससे y डिस्टेंस नीचे लेते हैं, यानी बिंदु O से जितनी लंबाई की डिस्टेंस के ऊपर हम अल्पांश ds लेते हैं उतनी ही लंबाई के नीचे हम एक दूसरा अल्पांश लेते हैं, और वो भी बहुत अल्प है, इस ds के बराबर है इसका क्षेत्रफल भी। और इसके ऊपर भी मान लेते हैं कि जो आवेश है वो dq ही है। अब इस अल्पांश पर आवेश dq है, इस dq आवेश की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा, और विद्युत क्षेत्र r की दिशा में होता है। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा इधर, और यहां पर हमें लिख देना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र, देखो अल्पांश है तो अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र भी बहुत अल्प बनेगा, और विद्युत क्षेत्र बहुत अल्प बनेगा उसको हम dE से शो कर देते हैं यहां पर। और देखो यहां से हमें r दूरी पर ये बिंदु P है जो हमने शो कर दिया है, और मान लेते हैं कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो x है। दूसरा देखो, हमने जो इसके जस्ट नीचे अल्पांश माना है, इसका भी अल्पांश उतना ही है और आवेश भी उतना ही है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। अब इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी सेम ही होगा, dE। क्यों होगा वो अभी अपन देख लेंगे। देखो यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो y है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r है, और फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, जो ये वाली डिस्टेंस x है, तो ये x हो जाएगा। देखो ये दोनों त्रिभुज हैं वो सिमेट्रिक हैं, तो अगर ये ऊपर वाला जो त्रिभुज थीटा एंगल बनाता है यहाँ पर, तो जो नीचे वाला ट्राइंगल है वो भी कितना कौन बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। तो ये वाला एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, तो फिर यहां ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। इसके लिए देखो अपन ये मान लेते हैं कि जो इधर वाली एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, और ये इसके लंबवत अक्ष वाई अक्ष है। अगर ये एंगल थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल भी थीटा होगा, तो अपन यहां थीटा बना देते हैं। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब हमें विद्युत क्षेत्र की वैल्यू चाहिए कि यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा।
देखो इसकी वजह से हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है, के कितने आवेश की वजह से निकाल रहे हैं उस आवेश की वैल्यू, तो dq हम कहां पर निकाल रहे हैं, x डिस्टेंस पर, उस डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर हम इस अल्पांश पर आवेश dq है इसकी वजह से निकालना चाहते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, k dq कितने डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इधर भी k dq अपॉन x स्क्वायर, और जो यहाँ विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो भी कितना आ रहा है, k dq अपॉन x स्क्वायर आ रहा है। तो ये दोनों ही वैल्यू सेम है, इसलिए अगर इसको मैं dE नाम देता हूं तो यहाँ पर इसको भी क्या लिख सकते हैं, dE हो जाएगा। तो यहाँ पर ये dE, दोनों विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान है, बेशक डायरेक्शन में अलग अलग। अब यहाँ देखो इसकी जो थीटा है और इससे भी एंगल थीटा बन रहा है। अब हम इनको घटकों में वियोजित कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर होगा। और परिणामी विद्युत क्षेत्र पता करने के लिए अगर ये थीटा में दिए हुए हैं तो बहुत ही आसान होता है कि इनको घटकों में वियोजित कर लें। तो जो अगर इधर विद्युत क्षेत्र DE है तो फिर इधर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, x अक्ष में। तो हम ये जानते हैं कि अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, कोस थीटा। तो इधर जो विद्युत क्षेत्र जाएगा वो हो जाएगा DE कोस थीटा हो जाएगा। और जो DE कोस थीटा होता है इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, इसके लिए DE साइन थीटा हो जाएगा। तो हम ये लिख देंगे DE साइन थीटा। इसके साथ में ये वाला है, इसको भी हम कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं कि ये DE है तो देखो इधर थीटा बन रहा है तो इधर इसका कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, DE कोस थीटा। और जो DE कोस थीटा है तो इसका लंबवत घटक इधर कितना हो जाएगा, DE साइन थीटा। यह DE साइन थीटा हो जाएगा। अब यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड DE साइन थीटा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं, ऊर्ध्व घटक कहें या इनको वर्टिकल कंपोनेंट कहें, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने का मतलब जितना विद्युत क्षेत्र ऊपर जा रहा है उतना विद्युत क्षेत्र नीचे जा रहा है। तो इस y डायरेक्शन में परिणामी विद्युत क्षेत्र कुछ भी नहीं होगा। इधर देखो DE कोस थीटा इधर जा रहा है, इसकी वजह से जो DE कोस थीटा बन रहा था वो भी इधर जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो इस x अक्ष के अनुदिश होगा। और इस एलिमेंट की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर कितना जाएगा, DE कोस थीटा, और इस एलिमेंट की वजह से इधर कितना जाएगा, DE कोस थीटा। अगर हम इन दोनों की बात करें तब कितना जाएगा, 2DE कोस थीटा। तो ऐसे ही हम कभी देखो, अब हमें क्लियर ये पता चला है कि इस जो अचालक परत है, इस परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। इससे हमें डायरेक्शन फिक्स हो गई है, कंप्लीट विद्युत क्षेत्र होगा वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन वाले तो कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे ही हम एक यहाँ पर एलिमेंट ले लेंगे, उतना ही एलिमेंट हम यहाँ पर ले लेंगे अल्पांश से, फिर इनकी वजह से भी अगर हम ऐसे निकालेंगे तो वही ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और परिणाम विद्युत क्षेत्र इधर निकल के आ जाएगा। तो ये फिक्स हो गया है कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो x अक्ष के अनुदिश होगा या इसे पैरेलल जाएगा इस डायरेक्शन में। अब जो अपनी अगली स्टेप है वो ये है कि गाउसियन पृष्ठ का चयन करना, कि अब हम यहाँ पर कौन सा गाउसियन पृष्ठ बनाएं। तो गाउसियन पृष्ठ चयन करना भी इम्पोर्टेंट बात है। अगर गाउसियन पृष्ठ सही से अगर हम चयन कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, कि हम बहुत ही आसान तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर अपन बात करें कि अगर यही पॉइंट हम इस प्लेट के इधर लेते तो तब इससे ये पता चलता है कि अगर हम यहाँ बात करें तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र ऐसे, और यहाँ पर एलिमेंट होता उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर चला जाता। इन दोनों के ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आउट कर देते और परिणामी विद्युत क्षेत्र इधर आ जाता। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस सीट की वजह से परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा, कुछ विद्युत क्षेत्र उस डायरेक्शन में जाएगा और कुछ इधर भी आएगा। जैसे ये वाली जो अपनी सीट दिख रही है, तो जो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, अगर मैं इधर की बात करूं तो ये प्लस चार्ज है, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे कंप्लीट विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में जा रहा है।
अगर इधर की बात करें तो इधर भी प्लस चार्ज है, तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ आएगा। तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर भी जाएगा और कंप्लीट पार्ट का कुछ विद्युत क्षेत्र है वो इधर भी जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की दोनों ही डायरेक्शन है, इधर भी जा रहा है और इधर वाले पॉइंट के लिए इधर वाले पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम गाउसियन सरफेस का चयन करते हैं कि गाउसियन सरफेस कौन सा ठीक होगा। तो एक बार हम ये जो पॉइंट तो ये है कि जहां हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इसके लिए हम एक गोले की कल्पना कर लेते हैं कि एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है। क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा, पहले तो हम इसको पता करते हैं। तो हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था कि गाउसियन सरफेस है, हम वो मानकर चलते हैं कि जिसके ऊपर लगभग विद्युत क्षेत्र E और जो थीटा है वो सेम होनी चाहिए, कि जहां भी देखिए सब जगह लगभग E सेम हो और थीटा की वैल्यू भी सेम आती हो। या फिर ऐसा सरफेस चूज करते हैं कि लगभग E की वैल्यू 0 हो जाए या फिर थीटा 90 हो जाए, वो भी कुछ आसान होता है। अब यहां देखो, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र सीधा निकल रहा है, ये वाला, ये सब विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं। विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में जाएगा और इधर की बात करें तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में जाएगा। अब यहां देखो, यहां जो स्फीयर हमें दिख रहा है, तो स्फीयर का जो क्षेत्रफल होगा इसकी दिशा किधर हो जाएगी, बाहर की तरफ, और विद्युत क्षेत्र भी इधर ही जा रहा है और जो यहां हमने अल्पांश ds लिया है ये भी इधर ही जा रहा है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जस्ट मैं इससे ऊपर वाले पार्ट की बात करूं तो यहाँ क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, तल के लंबवत बाहर की तरफ, और जो विद्युत क्षेत्र है वो किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ds और E के बीच में कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, जैसे कोई भी मान लेते हैं कि θ1 एंगल बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हम एक अल्पांश लेते हैं और उस अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ, और जो इधर क्या जा रहा है विद्युत क्षेत्र E, तो यहाँ पर E और ds के बीच में जो एंगल बन रहा है वो θ2 मान सकते हैं अपन। तो यहाँ पर θ1 और θ2 दोनों की ही वैल्यू इक्वल नहीं है, और लेकिन हमने गाउसियन सरफेस के लिए पहले ही कहा था कि वो गाउसियन सरफेस ठीक होता है, या उससे हम बहुत सिंपली से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कि लगभग E सेम होना चाहिए और थीटा भी सेम होना चाहिए। E की बात तो अगर अपन बाद में करें, यहाँ हम पहले थीटा को ही देख लेते हैं कि थीटा यहाँ पर तो 0, यहाँ पर कुछ और वैल्यू आ रही है। ऐसे अगर अपन यहाँ पर लें तो क्षेत्रफल इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू और भी अलग आ रही है। तो हर पॉइंट के ऊपर थीटा अलग अलग है, और थीटा अलग अलग है तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो हमें फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी, और फ्लक्स की जैसे जरूरत पड़ेगी तो फ्लक्स के लिए हम क्या लिख देते हैं, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखते हैं, और वहां पर हमें E और ds के बीच का एंगल चाहिए, तो हम कौन सा एंगल ले लेंगे, हमें ये एंगल क्लियर पता नहीं है, इसलिए इस अचालक परत के लिए हम गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का चयन करें वो वैलिड नहीं है। अगर हम चयन कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हम ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाते, इसलिए फिर हमें गोलाकार पृष्ठ के अलावा कोई हम दूसरे पृष्ठ की कल्पना करते हैं कि जिसकी वजह से आसान हो जाए। तो वो देखो कि कौन सा पृष्ठ वैलिड होगा, तो इसके लिए हम दूसरा एक पृष्ठ और लेते हैं और उसको भी चेक करते हैं। यहां देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रहा है ऐसे, या फिर हम सीटी बनाते हैं, ये सीट है और ये सीट के ऊपर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ये वाला है, ये इसका सेंटर है, ये सीट का सेंटर है। यहां पर इस सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर ये बिंदु P है और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये R है। इस O से R डिस्टेंस पर बिंदु P है, यह हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। इसके लिए देखो हमने गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का चयन किया था, वो तो वैलिड नहीं था। अब अपन दूसरा पृष्ठ का चयन करते हैं और वो पृष्ठ हम लेकर चलते हैं बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। तो देखते हैं कि क्या बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ यहाँ पर वैलिड होगा। तो हम एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये हम एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि इस गाउसियन पृष्ठ, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का जो ये वृत्त है इसकी त्रिज्या R है और इतनी ही त्रिज्या इधर R है और जो ये बेलन है इसकी लंबाई मान लेते हैं कि L है। तो हम L लंबाई के बेलन की कल्पना करते हैं और सेंटर से ये डिस्टेंस यहां तक की R है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, ये बिंदु P है और इससे जो यहाँ की डिस्टेंस है वो भी R ही है, ये हम मानकर चल रहे हैं। अब देखो कि क्या ये पृष्ठ वैलिड होगा या नहीं होगा, हम इसकी कल्पना करें। पहले तो हम ये क्लियर कर देते हैं कि जो हमने ये रखा है वो किस तरीके से रखा गया है। ये देखो इस तरीके से, तो ये सीट है, सीट का जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर से हो रहा है। सीट के जो पीछे का पॉजिटिव चार्ज है वो हमें बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, वो हम इधर इस पे शो कर रखा हमने कि इधर का ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा है। अब हम इसके लिए एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और ये हमारी पहली शर्त होती है कि गाउसियन पृष्ठ है उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होता है, तो वो बिंदु P था। तो इसके लिए हम बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है वो इसके अंदर से होकर के जा रहा है, हमने ये मानना है और हम इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं कि जो ये बेलन है ये वाला तो बेलन है और ये यानी बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, ये अचालक परत है। हमें निकालना है इस पॉइंट P के ऊपर जो इसके इधर वाले वृत्त के ऊपर रखा हुआ है, बिंदु P। यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है ये स्मॉल r है, कि हम इसको स्मॉल r कह सकते हैं। यहां भी जितना बेलन इधर है उतनी ही रेडियस या इसकी जो लंबाई है वो r इधर है। इधर इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इधर वाले वृत्त की त्रिज्या भी कैपिटल R है। ये हमने इस तरीके से इसको शो किया है। अब देखो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, बाहर की तरफ जा रहा है विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में। अगर मैं इधर की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहां विद्युत क्षेत्र इधर है तो यहां मैं अल्पांश क्षेत्रफल ले और इस अल्पांश क्षेत्रफल को मैं ds1 नाम दूं कि जो ये ds1 अल्पांश क्षेत्रफल है इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर, तो ये इधर तो जा रहा है ds वेक्टर और इधर ही कौन जा रहा है विद्युत क्षेत्र E वेक्टर। इसका क्षेत्रफल किधर होगा, तल के लंबवत बाहर की तरफ, तो ds वेक्टर इधर जाएगा कि हमने इसका छोटा सा अल्पांश ले लिया है इस वृत्त का। विद्युत क्षेत्र भी इधर जा रहा है तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। अगर मैं यहां अल्पांश लूंगा तो भी क्षेत्रफल की दिशा इधर और विद्युत क्षेत्र भी इधर, तो क्या यहां पर इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र भी समान है और थीटा की वैल्यू भी 0 डिग्री है। तो यहां पर जो ये बेलन का जो इधर का वृत्त है ये अपने आप में एक गाउसियन पृष्ठ है, इतना सा पार्ट इसका। अगर हम ऐसे ही इधर वाले पार्ट की बात करते हैं इसकी, तो इसके लिए देखो क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर हो जाएगी और इसका जो क्षेत्रफल है इसको मैं अल्पांश क्षेत्रफल ds2 नाम दे देता हूं, क्योंकि जो ये कंप्लीट क्षेत्रफल था इसको हम कह करके चल रहे हैं S1 क्षेत्रफल। इधर वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसको हम कह करके चलते हैं S2। तो इसका जो छोटा सा टुकड़ा होगा वो ds2 होगा
और इसकी डायरेक्शन भी इधर होगी। और जो इधर वाले पॉइंट पे बात करें तो विद्युत क्षेत्र इधर आ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी यही है और डीएस की डायरेक्शन भी यही है। तो इधर वाले भी प्रत्येक पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। कभी भी ऐसा मत कर देना कि विद्युत क्षेत्र तो उधर ही होता है और इसका क्षेत्रफल इधर होगा, थीटा 180 कर दो, नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि इधर वाले प्लस का विद्युत क्षेत्र इधर भी आ रहा है, इस वाले प्लस का विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है। तो इधर देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र इधर वाला इधर है, तो विद्युत क्षेत्र इधर आ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र भी इधर आ रहा है और जो अल्पांश क्षेत्रफल है इसकी दिशा भी बाहर की तरफ है। तो थीटा 0 इधर वाले वृत्त के लिए और इधर वाले वृत्त के लिए भी थीटा कितना है, 0। तो ये दोनों तो अपने आप में एक गाउसियन पृष्ठ बन चुके हैं। रही बात इसके वक्र पृष्ठ की, तो इसके वक्र पृष्ठ की अगर अपन बात करें तो मैं यहां अगर इसका ये वाला वक्र पृष्ठ लूं तो वक्र पृष्ठ का जो एक टुकड़ा है अल्पांश, इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर और विद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो मैं यहां पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेता हूं और इस अल्पांश क्षेत्रफल को मैं कह देता हूं DS3, क्योंकि इसका जो बेलन का वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल हमने किससे शो किया है, S3 से। तो जो इसका S3 होगा DS3 वो बाहर की तरफ और विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और थीटा अगर यहां पर 90 डिग्री होता है तो हम जानते हैं कि फ्लक्स के अंदर एक फॉर्मूला आएगा जो EDS कोस थीटा, कोस यहाँ थीटा इज कितना आ जाएगा 90 और कोस 90 कितना हो जाता है 0। तो हमें इस वक्र पृष्ठ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए 90 है। बहुत ठीक बात है कि डेरिवेशन बहुत ही इजी हो जाएगा हमारा। अगर हम इसके साथ में इस वाले पॉइंट की बात करें कि यहां, तो यहां पर विद्युत ये क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत नीचे की तरफ और विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, तो इसके लिए भी कितना बनेगा, थीटा 90 डिग्री होगा। अगर मैं यहां की बात करूं तो क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर और विद्युत क्षेत्र इधर आ रहा है, तो भी थीटा कितना बनेगा, 90 बनेगा। यानी इसके वक्र पृष्ठ के हम कहीं पर भी बात करें तो वक्र पृष्ठ के प्रत्येक पॉइंट के ऊपर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी। और इधर वाला जो दायां वृत्त है इसके लिए थीटा 0 होगा, इधर जो इसका बायां वृत्त है इसके लिए थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो हम इसको लिख देते हैं कि दायां वृत्त, और ये क्या है इसका दायां वृत्त। और यहां से हम ये अभी क्लियर कर लेते हैं कि जो इसका दायां वृत्त है इसका क्षेत्र ये बायां वृत्त, जो इसका बायां वृत्त है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा S2 बराबर पाई और इसकी रेडियस कितनी है R, तो ये पाई R स्क्वायर हो जाएगा। इधर इसकी रेडियस भी R ही है, तो अगर हम इसके क्षेत्रफल S1 की बात करें तो वो भी कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ये पता चल रहा है कि जो S1 है, S1 वो क्षेत्रफल किसके बराबर है, S2 के, और इनका क्षेत्रफल भी कितना है, पाई R स्क्वायर। और बाद में जाकर के हम इसको नाम भी क्या दे देंगे, S। इसको अच्छे से नोटिस करना कि जब हम इसका भी डेरिवेशन सोल्व करेंगे तो उसके अंदर S1 और S2 आएगा, तो उन दोनों को हम क्या लिख देंगे, S, और S की वैल्यू क्या होगी, पाई R स्क्वायर होगी। अब बचा है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो जो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है S3 वो कितना हो जाएगा, 2 पाई, और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R, और इसकी लेंथ कितनी है, यहां तक L है, तो 2 पाई R L इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये वैल्यू हमें पता है। तो इसकी जो 4 स्टेप थी उसकी पहली स्टेप तो हमने कंप्लीट कर ली है कि गाउसियन पृष्ठ का चयन करना, और उस पृष्ठ के ऊपर E और थीटा हमें शो करना था, वो भी हमने शो कर दिया है। अब हमारी जो दूसरी स्टेप है वो ये बची है कि जो गाउसियन पृष्ठ है इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना है वो हमें निकालना है। तो हमें इस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स चाहिए, क्योंकि ये है क्या, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, इससे संबद्ध हमें विद्युत फ्लक्स चाहिए। लेकिन इससे पहले हम एक चीज और क्लियर करें कि यहां पर जो हमने गाउसियन पृष्ठ माना है, जो इस पृष्ठ के आर पार निकल रहा है,
क्या यहाँ पर भी कोई एक वृत्त बना रहा है, ये वाला वृत्त, और ये जो वृत्त बनेगा इसकी रेडियस भी कितनी होगी, जो इसकी रेडियस है कैपिटल आर, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो क्या इसकी त्रिज्या भी कैपिटल आर ही होगी। तो यहां पर जो हमें दिखेगा ये वाला जो सर्किल दिख रहा है, ये वाला, इसकी त्रिज्या भी कितनी है, कैपिटल आर है। ये जो प्लस चार्ज है वो कंप्लीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन हमने क्या किया, इस बेलन को कल्पना करने के लिए माना, इसलिए हमने इसमें छेद शो किया है। एक्चुअली में गाउसियन पृष्ठ एक हम कल्पना करते हैं, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो इस होल पर भी है, तो इस होल पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमें यहां नहीं दिख रहा, एक्चुअली में इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ये वाला। और ये जो बेलन है वो कंप्लीट से टच नहीं हो रहा है, केवल और केवल जो ये बेलन है इस वाले पार्ट से टच होता है, बाकी किसी भी भाग से टच नहीं हो रहा है, जो हम इसको अच्छे से यहां पर देख सकते हैं। केवल जो ये बेलन है उसके ये वाला पार्ट टच हो रहा है यहां पर, बाकी ये बेलन कहीं पर भी इस परत को टच नहीं करता है। देखो तो अपनी जो दूसरी स्टेप है, गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, तो इससे जो संबद्ध फ्लक्स होगा वो कितना होगा, समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू, देखो जो हमने गाउसियन पृष्ठ माना है, और गाउसियन पृष्ठ यानी बेलन की बात हो रही है, तो बेलन के तीन पार्ट हैं, दायां वृत्त, बायां वृत्त और इसका वक्र पृष्ठ। तो मैं यहां पर लिख दूं कि ई वेक्टर डॉट ds, कौन से पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम, दाएं वृत्त की, तो ds1, और यहां पर हम लिख देते हैं कि दायां वृत्त की बात है, प्लस यानी गाउसियन सरफेस किन किन से मिलकर के बना हुआ है, हम किधर बात करें, बायां वृत्त की, तो हम यहां पर लिख देंगे बायां वृत्त, और दायां वृत्त के लिए हमने क्या लिखा था, S1, और ये क्या है, S2, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, प्लस जो हमारा तीसरा पार्ट बचा है वो क्या है, इसका वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ के लिए हमने क्या नाम दिया था, S3, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। ये सारी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब यहां देखो जो दायां वृत्त है, इस दायां वृत्त के लिए थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0 डिग्री, क्योंकि ई भी इधर ही जा रहा है और इसका क्षेत्रफल ds1 था वो भी इधर जा रहा था, तो इसके लिए हम थीटा की वैल्यू कितना लेकर के चलेंगे, 0 डिग्री लेकर के चलेंगे। रही बात बायां वृत्त की, तो बायां वृत्त के लिए देखो ds2 भी इधर था और विद्युत क्षेत्र भी इधर, तो यहां भी थीटा कितना था, 0, तो हम इसके लिए भी थीटा की वैल्यू 0 लेकर के चलेंगे। बचा कौन सा, वक्र पृष्ठ के लिए देखो क्षेत्रफल ऊपर की तरफ, विद्युत क्षेत्र इधर, थीटा कितना था, 90, तो इसके लिए हम थीटा की वैल्यू कितना लेकर के चलेंगे, 90 डिग्री, ये वाला हो जाएगा। अब हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं आगे। देखो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको विद्युत फ्लक्स भी कहते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, ई ds cos 0, और यह आ जाएगा S1 वृत्त की बात हो रही है, प्लस ई ds2 और cos 0, और ये कौन से वृत्त की बात हो रही है, S2 वृत्त की, प्लस यह आ जाएगा S3 वक्र पृष्ठ की बात है, ई ds और cos कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी।
तो हम इसको आगे लिखेंगे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू ई, और अंदर क्या बच जाएगा ds1, s1 की बात है, प्लस ई, और ये किसकी बात है ds2, और ये भी क्या हो जाएगा s2। देखो यहां से ये जो हमने बिंदु P माना था वो भी r डिस्टेंस पे था, इधर से भी बिंदु कितने डिस्टेंस पे था r पर, इसलिए जो विद्युत क्षेत्र इधर भी E था और S2 के लिए भी E होगा। हम इसको E1 और E2 अलग अलग नहीं मान सकते। प्लस ये वाली वैल्यू 0 हो गई है, तो यहां से अगर इसको आगे और सोल्व करें, E डॉट ds बराबर E, और ये कितना हो जाएगा ds1 छोटा सा क्षेत्रफल है, और कंप्लीट कितना हो जाएगा S1, और ये भी कितना हो जाएगा E कंप्लीट S2, और जो हमने ये पहले देख लिया था कि S1 S2 ये किसके इक्वल है पाई आर स्क्वायर, जिसका अपन S भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू E, और S1 है इसको क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। फिर इसको आगे और सोल्व करें तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 2E पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ चुका है कि हमने विद्युत फ्लक्स निकाल लिया है। अब हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। तीसरा स्टेप क्या है कि जो गाउसियन पृष्ठ है उसमें कितना आवेश परिबद्ध है। तो ध्यान देना, कंप्लीट के ऊपर हमने कितना आवेश माना था कैपिटल Q आवेश माना था, और इसकी चार्ज डेंसिटी ये भी कितनी थी सिग्मा माना था। तो अगर इसके संपूर्ण पर आवेश Q है, सिर्फ हमें तो आवेश चाहिए कि इसके गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। तो इसका जो गाउसियन पृष्ठ तो यही है, तो यहां पर तो आवेश है नहीं। आवेश कहाँ आएगा जहां ये जो गाउसियन सरफेस है इसको यहां पर टच करता है, और टच कितने से पार्ट में कर रहा है एक वृत्त के रूप में टच कर रहा है। तो जो इसका वृत्त का क्षेत्रफल है वो कितना है पाई आर स्क्वायर है। तो यहां पर हम अगर इसकी वैल्यू लिखना चाहें कि इसके ऊपर कितना आवेश होगा, तो मान लेता हूं कि गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो कितना है dq मान लेते हैं। तो यहां मैं इसको लिखूं यानी गाउसियन पृष्ठ के अंदर सिर्फ ये वाला आवेश है प्लस, ये वाला प्लस, ये हमें दिख रहा है इस डायग्राम में, ये देखो यहां दिख ही रहा है, एक्चुअली में इससे टच नहीं है। केवल जो इसके अंदर आवेश है वो ये वाला पार्ट होगा। तो इसके अंदर का हमें आवेश लेना है, और अंदर का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर, जिसको मैं एस कहूं, और यानी जो अंदर का क्षेत्रफल है एस वो भी कितना होगा पाई आर स्क्वायर। और मान लेता हूं कि इसके ऊपर जो आवेश है वो डी क्यू है, या इसको मैं से कहूं कि क्यू आवेश है। तो यहां देखो सिग्मा बराबर कितना होता है आवेश, तो आवेश इसका कितना मान लेते हैं ये क्यू आवेश है, और एरिया तो इतना सा एरिया कितना है एस है। तो यहां पर हम क्यू की वैल्यू कितना लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एस लिखा जा सकता है। और ये क्यू क्या है इस गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं समेशन क्यू कि गाउसियन पृष्ठ में टोटल कितना आवेश है, और टोटल आवेश है वो कितना निकल के आया है सिग्मा इंटू एस। तो ये हमारी थर्ड स्टेप भी कंप्लीट होती है। फोर्थ स्टेप क्या कहती है कि आप गाउसियन थ्योरम अप्लाई कर दो। तो गाउसियन थ्योरम क्या है, थर्ड स्टेप पे चलते हैं। गाउसियन या गाउस नियम से, गाउस नियम क्या था कि बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उसमें परिबद्ध आवेश और एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड के इक्वल हुआ करता था। यहां ई डॉट ds की वैल्यू सारे मान रखने हैं, तो यहां से ई डॉट ds आ जाएगा 2e इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वेयर इक्वल टू समेशन क्यू की वैल्यू कितनी है सिग्मा इंटू एस, और एप्सिलॉन नोट 2e पाई आर स्क्वेयर सिग्मा, और एस की वैल्यू क्या है वही पाई आर स्क्वेयर है अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहां देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, या फिर हम चाहें
तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर को केवल एस ही मान सकते थे, क्योंकि S1 बराबर S2 बराबर S था, तो यहाँ पर इसको S रख लेते, और इधर ये भी क्या था, S था, तो ये S से S कैंसिल हो जाता। तो यहाँ जो 2E बराबर क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा जो लास्ट आंसर आया है कि समरूप आवेशित अचालक परत के कारण r दूरी पर स्थित कोई बिंदु हमने P माना था, उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र निकल के आया है, और वो विद्युत क्षेत्र कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां से देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जो ये अचालक परत थी, इससे हमने r डिस्टेंस पे निकाला विद्युत क्षेत्र। तो जो ये विद्युत क्षेत्र आया है वो देखो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है सिग्मा के ऊपर, कि जितना ज्यादा सिग्मा होगा यानी आवेश घनत्व ज्यादा होगा, यानी आवेश बहुत पास में है, तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। चाहे हम यहां देखें, चाहे इससे और ज्यादा दूरी पर देखें, विद्युत क्षेत्र उतना ही मिलेगा। जबकि इससे पहले हम ये जानते थे कि बिंदु आवेश कारण जो विद्युत क्षेत्र होता था वो KQ अपॉन R स्क्वायर होता था। तो अगर R की वैल्यू बढ़ रही है तो विद्युत क्षेत्र कम होता था। लेकिन ये अचालक परत का ऐसा केस हमें देखने को मिला है कि इसके अंदर अगर हम प्लेट से दूर जाते हैं, ये सॉरी जो सीट है, इस सीट से हम दूर जाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र का मान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, आगे गए तो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था। इससे हमें यह भी निष्कर्ष मिला है कि हम एक समान विद्युत क्षेत्र इसी सीट की वजह से पैदा कर सकते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन न होना और सब जगह विद्युत क्षेत्र एक समान हो। तो सीट की वजह से हम कहीं पर भी देखेंगे तो सब जगह विद्युत क्षेत्र एक समान रूप से हमें दिखता है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, सदिश रूप में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप, यानी तल के लंबवत बाहर की डायरेक्शन में जा रहा था, या फिर अगर हम इसको चाहें तो आर कैप भी लिख सकते हैं कि वो आर वाली डायरेक्शन में निकल रहा था। ये इसका सदिश रूप है। तो जो हमारा रिजल्ट आया है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। आप इसको आसानी से लिख भी सकते हो। आगे हम इनके बीच में ग्राफ खींचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इनके बीच में ग्राफ क्या आएगा। तो देखो ये जो E बराबर था वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, यानी हम यहां से ये कह सकते हैं कि वो E किसके प्रोपोर्शनल होता है, सिग्मा के। अगर सिग्मा बढ़ेगा तो कौन बढ़ता जाएगा, E बढ़ेगा। तो अगर हम सिग्मा को चेंज करते हैं तो सिग्मा को इधर लिख लेते हैं, और जो हमें मिलता है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, विद्युत क्षेत्र। तो E और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो इनका ग्राफ ये आ जाएगा, E प्रोपोर्शनल सिग्मा, और ये यहाँ ओरिजिन होता है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र E और R के बीच में ग्राफ खींचो कि ओरिजिन से ये R बढ़ता जाएगा तो E के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम उसका ग्राफ कैसे खींच सकते हैं। तो इसके लिए देखो इधर ले लेते हैं R और इधर क्या है E। यदि हम प्लेट के बहुत पास में हैं तो भी हमें कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन ये 2 एप्सिलॉन नॉट मिलता है हमें। अगर हम प्लेट से दूर चले जाएंगे तो भी कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आर की वैल्यू और बढ़ेगी तो भी इतना ही, और बढ़ेगी तो भी इतना ही, और ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो भी इतना ही, यानी ये कांस्टेंट हमें मिलता है। तो ये जो ग्राफ है E व R के बीच में है, और ये ग्राफ किसके बीच में आता है, E और सिग्मा के बीच में ग्राफ आता है। इसी के साथ अपने टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इससे देखो हम एक निष्कर्ष और भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ ऐसी एक सीट थी अकेली, इस सीट की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आया था वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इस अकेली सीट की वजह से। अगर ऐसी एक सीट और इसके पास रख दूं तो क्या हो जाएगा, 2 सीट हो जाएंगी। एक सीट तो ये, ऐसे ही मैं कोई दूसरी सीट इसके आगे रख दूं तो इस सीट की वजह से आता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसी एक सीट और हो जाएगी तो उसकी वजह से भी कितना बनेगा आगे की तरफ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी केवल एक परत हो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर 2 परत हो तो डबल हो जाएगा, और डबल होगा तो कितना बनेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे जो अपना अगला टॉपिक होगा
वो ये होगा कि समरूप आवेशित अचालक या सॉरी चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना। तो वो चालक पट्टिका आएगी जिसके अंदर मोटाई होगी। हम उसी को भी इसी से मेथड से सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।